नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर प्रोफेसर वांगापटू और बैनी यानी कि अनिका को वो सारा का सारा राजेश्वर पीरामल कैसा दिखता है वो उसका सारा का सारा हुलिया बता देते हैं, जिसके बताए अनुसार एनी भी यहाँ पर अब राजेश्वर पीरामल का एक स्केच तैयार कर देती है और उसे अब वो यहाँ पर प्रोफेसर वांगापटू को दिखाती है। जैसे ही वो स्केच को देखते हैं तो वो कहते हैं हाँ वो बिल्कुल यही है, ये वही चेहरा है। लेकिन अब तुम मेरा काम करो, तुम मुझे भी मेसुरी गांव में भेज दो, वहाँ महादेव के मंदिर तक। अब यहाँ पर प्रोफेसर वांगापटू की बातों को सुनकर एनी भी हाँ कह देती है और अब वो कहती है कि तब तक आप अपने बेटे से मिली। और वो ये सोचकर यहाँ पर पहले तो रोहित और अनिका के कमरे की तरफ बढ़ती है और उसके बाद अब वो यहाँ पर बच्चों के क्लोन से मिलने के लिए चली जाती है। इधर रास्ते में जब उसे चिराग मिलता है तो वो चिराग से भी कहती है कि यहाँ पर कल का सारा शेड्यूल आप संभाल लेना क्योंकि मुझे पेरिस जाना पड़ेगा। इधर चिराग भी अब यहाँ पर उसे अनिका को ग्रीट करने के बाद अब अपनी गाड़ी में बैठकर अब अपने घर की तरफ ही जाने लगता है। चिराग जब यहाँ पर अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तभी रास्ते में ही अब उसका फोन रिंग करने लगता है। इधर चिराग जैसे ही अपने फोन की आवाज सुनता है तो वो जैसे ही अपने फोन को उठाता है तो वो बिना ये जाने के सामने कौन है वो सीधे ही कहता है आपका शक गलत है। अनिका गुलेरिया अपने तीनों बच्चों के साथ मारवा हाउस में ही है और हाँ मेरी इन्फॉर्मेशन पक्की है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और हाँ चिराग की वाइफ और उसकी बेटी लापता है, खुद अनिका गुलेरिया उन्हें ढूंढवा रही है। अब यहाँ पर इस बात पर अब उसे सामने से आवाज आती है तुम देखो जिस तरह से अपना काम कर रहे हो तुम उसी तरह से अपना काम करते रहो। और हाँ वो अनिका गुलेरिया वो काफी शातिर औरत है, तुम्हें इस बात का ध्यान देना होगा, तुम्हें हर एक कदम फूक कर रखना होगा, किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं होना चाहिए कि ये तुम क्या कर रहे हो। ये सुनते ही यहाँ पर चिराग कहता है बी रिलैक्स। और हाँ वैसे भी वो कल तो राजमहल जा रही है। कुछ देर तक बात करने के बाद अब यहाँ पर चिराग अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और अब वो अपने मन में सोचता है अनिका गुलेरिया तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी जिंदगी में क्रिस्टोफर उफ आशीष डोगरा आ चुका है एंड आई एम श्योर तुम मुझे भूल नहीं पाओगी। अब इस बात पर अब यहाँ पर चिराग के चेहरे पर एक सार्कास्टिक सी समाइल आ गई थी। इधर दूसरी तरफ यहाँ पर लंदन में रेखा मूर्ति के पैलेस में यहाँ पर नताशा राहुल और लक्ष्य के साथ अब शिफ्ट हो गई थी। वो भी यशपाल अग्रवाल के आदमियों को अब थैंक यू बोल देती है क्योंकि यहाँ पर नताशा ने पहले ही यशपाल अग्रवाल को कह दिया था कि वो अब यहाँ से सीधा का सीधा ही पेरिस जाना चाहती है, वो अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती। इसलिए यशपाल के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो भी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी चाल के बारे में अभी यहाँ पर आयशा को कुछ भी पता चले, तो वो भी उसके कहे अनुसार सारे के कामों को कर रहा था। इवन उसका बेटा प्रत्युष अग्रवाल वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि रोहित आयशा और लक्ष्य यहाँ से जाएं। लेकिन यशपाल के आदमियों की मदद से वो अब तक यहाँ पर पहुँच चुकी थी और इसके बदले में वो यहाँ पर उसके आदमियों को थैंक यू कहती है। तो इधर अब उन्हें थैंक यू कहने के बाद अब वो यहाँ से अब चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। नताशा जैसे यहाँ पर यशपाल अग्रवाल के आदमियों को थैंक यू कहती है तो वो सभी भी अभी नताशा यानी कि आयशा मारवा को सिर झुकाकर ग्रीट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और इधर उन आदमियों के जाने के बाद अब यहाँ पर रेखा मूर्ति अब नताशा से कहती है मैं तो बस तुमसे मिलने ही आने वाली थी क्योंकि वो भी यहाँ पर रेखा मूर्ति के पास पहुँच चुकी थी। इधर ये सुनते ही यहाँ पर नताशा रेखा को अब कुछ भी ना बोलने का इशारा करती है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अभी जब वो यहाँ पर उनसे मिल रही है तो हो सकता है उसके दुश्मनों की नज़र यहाँ पर उन लोगों के ऊपर हो। इसलिए वो भी यहाँ पर उसे खामोश रहने के लिए ही कहती है और साथ के साथ वो उसे कहती है चलो लक्ष्य को पहले हम आराम करने देते हैं
क्योंकि उसे उसे पहले से ही काफ़ी चोटें आई हुई हैं। अब नताशा की इस बात पर अब रेखा मूर्ति कहती है, अच्छी बात है, तुम भी जाकर पहले आराम करो क्योंकि तुम भी थक गई होगी। इधर यहाँ पर रेखा मूर्ति की ये बात सुनने के बाद अब नताशा अब दूसरे रूम में चली जाती है और यहाँ पर रेखा मूर्ति उसके जाने के बाद इधर अब अपनी सोच में ही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आयशा ने उसे कुछ भी बोलने से रोक दिया। क्या सच में यहाँ पर भी हमारे दुश्मन यहाँ तक भी पहुँच चुके हैं? क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे और भी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा? जहाँ एक तरफ रेखा मूर्ति अभी अपनी ही सोच में थी तो वहीं इधर दूसरी तरफ अरुण कोटी भास्कर के घर में यहाँ पर राजलक्ष्मी अपने बच्चों के साथ खेल रही थी कि तभी उसका ध्यान अब यहाँ पर सामने खड़े मयूर पर जाता है। अब मयूर को सामने देखकर अब राजलक्ष्मी कहती है, बेटा माहिरा, देखो आपके पापा कितने बिजी हैं और कहाँ खोए हैं। आप उनके सामने हैं लेकिन फिर भी वो आपके साथ खेलना नहीं चाहते। अब जैसे ही राजलक्ष्मी की इस बात पर अब यहाँ पर माहिरा अब उछलते हुए ही अपने टूटे फूटे शब्दों से अब कहती है, पा। मयूर ने जैसे ही यहाँ पर माहिरा की ये आवाज़ सुनी तो वो पीछे मुड़कर माहिरा की तरफ देखता है तो वो अपनी बेटी को देखकर अब यहाँ पर मयूर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि मयूर जब यहाँ पर आ रहा था तो वो कहीं खोया नजर आ रहा था और अब यहाँ पर अब इस स्माइल के साथ वो सीधा ही अपनी बेटी के पास आ जाता है और कहता है, क्या बात है, हमारी माहिरा तो अब बोलना सीख गई। ये कहते हुए ही मयूर अब उसके साथ खेलने लगता है लेकिन उसके चेहरे की उदासी अब यहाँ पर सब कुछ बयां कर रही थी। देखने में तो भले ही यहाँ पर मयूर अपनी बेटी के साथ खेल रहा था लेकिन अभी भी उसके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा था जिसे राजलक्ष्मी भी अब अच्छी तरह से समझ रही थी और अब वो यहाँ पर सब कुछ समझने के बाद अब वो मयूर से कहती है, क्या सोच रहे हो तुम? हाँ देखो, प्लीज पुरानी बातों को भूल जाओ। अब इस बात पर अब यहाँ पर मयूर कहता है, लेकिन राजलक्ष्मी कैसे भूल जाऊं? सच में ऐसा लगता है कि 6 महीने पहले एक बहुत ही बड़ा तूफान हम सब की जिंदगी में आया था और उसमें हम सब की खुशियों को वो तूफान उड़ा कर ले गया। अरे मैंने अपने भाई को खोया, अपने ब्रदर इन लॉ रोहित मारवा की वो हालत आज भी याद है मुझे और मेरी बहन अनिका वो तो बिल्कुल टूट ही गई थी। मैं कैसे ये सब कुछ भूल सकता हूँ क्योंकि एक ही पल में मेरा पूरा का पूरा परिवार कैसे तहस नहस हो गया। अब मयूर की ये बात सुनते ही अब राजलक्ष्मी अब मयूर के कंधे पर अब अपना हाथ रखते हुए कहती है, डोंट वरी मयूर, एक समय आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़ बी रिलैक्स क्योंकि अभी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। जहाँ एक तरफ यहाँ पर मयूर और राजलक्ष्मी बातें कर रहे थे तो वहीं यहाँ पर हॉल में बैठे हुए अरुण कोटी भास्कर अब अपने फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे और वो फ़ोन पर यही कह रहे थे कि देखो, चिराग का अच्छी तरह से ख्याल रखो और हाँ, जैसे ही चिराग को होश आएगा तो इसके बारे में मुझे इन्फॉर्म कर देना। यहाँ ज्योत्सना और चेतना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे इन्फॉर्म कर देना। यहाँ ज्योत्सना और चेतना हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है क्योंकि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक वो मेरे यहाँ पर सुरक्षित हैं। इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है, ओके बॉस एंड डोंट वरी, चिराग मेहता किंग के राइट हैंड हैं, हम उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। उन्हें बचाने के लिए खुद किंग ने अपनी जान की बाजी लगा दी एंड डोंट वरी, अभी चिराग के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से ज़्यादा। अब इस बात पर अब यहाँ पर अरुण कोटी भास्कर कहते हैं, वेल दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, एक बार बस किंग की पूरी टीम ठीक हो जाए उसके बाद तो हम पूरी ताकत के साथ हम इन लोगों के ऊपर अब वार करेंगे। अब यहाँ पर कुछ ही देर तक उसके साथ बात करने के बाद अब यहाँ पर अरुण कोटी भास्कर अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब वो अपने मन में कहते हैं, अगर छोटे युवराज और उनके भाई बहन उस नेत्रा के कब्जे में नहीं होते ना तो हम किसी भी हाल में उनके आदमियों को सरजी के हवाले नहीं करते क्योंकि सारा का सारा पलटा ही उस समय पलट गया जब तीनों बच्चे नेत्रा के कब्जे में थे। छोटे युवराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ एक तरफ अरुण कोटी भास्कर अपनी ही सोच में थे, वो भी पुरानी ही बातों को सोचकर कुछ कैलकुलेशन लगा रहे थे कि तभी उनके कानों में अब एक आवाज़ आती है, पापा कहाँ खोए हुए हैं आप? अब जैसे ही ये आवाज़ अब यहाँ पर अरुण के कानों में जाती है तो ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि ये आवाज़ राजलक्ष्मी की थी।
थी, जो कि उन्हें बड़े ध्यान से देख रही थी। उन्हें देखकर अब यहाँ पर राजलक्ष्मी कहती है, पापा आपने जवाब नहीं दिया, सब ठीक तो है ना, क्या सोच रहे हैं आप? फिर से राजलक्ष्मी का यही दोबारा से सवाल सुनकर अब यहाँ पर अरुण कोटी भास्कर कहते हैं, हाँ हाँ बेटा सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। मेरे ख्याल से आपको एक बार ज्योत्सना से मिल लेना चाहिए, वैसे कहाँ है वो? अब यहाँ पर अरुण की इस बात पर राजलक्ष्मी कहती है, मेरे ख्याल से शायद वो किचन में ही होंगी पापा, मैं बस उन्हें देखकर अभी आती हूँ। और ये कहते हुए ही राजलक्ष्मी अब किचन की तरफ जाने लगती है। एक तरफ जहाँ पर अरुण कोटी भास्कर ने यहाँ पर चिराग की बीवी, उसकी बच्ची और साथ के साथ मयूर, राजलक्ष्मी और उसके बच्चों को अच्छी तरह से संभाला हुआ था, तो इधर दूसरी तरफ यशपाल अग्रवाल के पैलेस में अपने ही रूम में बैठे हुए यशपाल अग्रवाल अभी अपनी ही सोच में थे कि तभी उनके कानों में एक आवाज आती है, पापा मुझे हमेशा से ही लगता था कि आपका प्लान हमेशा फुल प्रूफ होता है, लेकिन सच में आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे ज़्यादा दिमाग तो वो अनिका गुलेरिया और रोहित मारवा के 6 साल के बच्चों में था। अरे उन बच्चों ने मिलकर राजीव गुलेरिया के प्लान की धज्जियां उड़ा दी और आप कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ तमाशा ही देखते रह गए आप। हाँ, आप अपनी एक विक्ट्री बता दीजिए मुझे। अरे जिससे उस विक्ट्री को सुनने के बाद मुझे भी आपके ऊपर प्राउड फील हो, ताकि मैं भी प्राउड के साथ कह सकूं कि आप मेरे पापा हैं, क्योंकि मुझे तो आज तक अपनी लाइफ में आपकी कोई भी ऐसी विक्ट्री याद ही नहीं है, या अगर मैं सच कहूं तो मुझे पता ही नहीं है। यहाँ पर जैसे ही प्रत्युष दीवान अपने पापा को ये सब कह रहे थे तो उनकी हर एक बात पर यशपाल अग्रवाल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन क्योंकि यशपाल अग्रवाल ने आज यहाँ पर अपने पैलेस से आयशा मारवा, रोहित और लक्ष्य को यहाँ से जाने दिया था, तो अब उनका गुस्सा अपने आप ही बाहर निकल कर आ रहा था। वो चाहकर भी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आज वो अपने पापा को यहाँ पर अनिका गुलेरिया के बच्चों से कंपेयर कर रहे थे। इधर अपने बेटे की ये बात सुनते ही यशपाल अग्रवाल अब अपने बेटे की बात को इग्नोर करते हुए ही कहते हैं, मुझे अभी के लिए कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं अपना काम करने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें समय लगे तो अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, तुम्हारे पास इतना दिमाग है ही नहीं कि तुम मैं क्या कर रहा हूँ तुम ये सोच सको। मेरे हर एक काम के बारे में तुम्हें सोचने के लिए तुम्हारे पास भगवान ने उतना दिमाग ही नहीं दिया है। और क्या सोचता हो तुम, ये मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ना तुम्हारी सोच से और ना ही तुम्हारे काम से। इधर अपनी ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ और जो मैंने आज किया है उसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा। और हाँ, मुझे डायमंड किंग यूं ही नहीं कहा जाता है, लेकिन तुम्हें ये बातें कभी दिखाई नहीं देगी। इसलिए अभी कह रहा हूँ कि अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत बैठाओ और जाकर तुम आराम ही कर लो, शायद यही तुम्हारे लिए सही होगा। और ये कहते हुए ही वो अपने चेहरे के मास्क को लगाकर फिर से अब अपने रूम से निकल कर बाहर चले जाते हैं। तो वहीं अपने पापा को इस तरह से ये सब कहता हुआ देखकर, वहां से जाता हुआ देखकर यहाँ पर प्रत्युष अग्रवाल वहीं पर ही खड़ा अपनी ही सोच में था, और वो अब अपने पापा की बात को समझने की कोशिश करने लगता है कि आखिर उसके पापा अभी उसे क्या कहकर गए। हालांकि क्योंकि उसे यहाँ पर अपने पापा की ही गलती साफ साफ नजर आ रही थी कि जब यहाँ पर आयशा मारवा, लक्ष्य और रोहित खुद यहाँ पर उनके पैलेस में ही मौजूद थे, तो उन्हें इस तरह से उन्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए था। तभी अब अचानक से उसके दिमाग में एक बात आती है, और साथ ही साथ अब उसके चेहरे की स्माइल भी अब बता रही थी कि नताशा उस पैलेस से अकेले नहीं गई थी, यशपाल अग्रवाल ने कुछ तो किया था। अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे अब अपने पापा का ये खेल पूरा का पूरा समझ में आ रहा हो। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया में भीमेश्वरी गांव में अनिका भी अभी अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही थी, क्योंकि अनिका भी अब तक यहाँ पर अपने घर पर आ गई थी। जब अनिका कुछ सोच रही थी तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, हेलो अनिका मैडम। इधर अनिका ने जैसे ही ये आवाज सुनी तो वो जब सामने की तरफ देखती है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि एनी खड़ी थी।
क्योंकि एनी भी अब यहाँ पर इसी भीमेश्वरी गांव में आ गई थी। एनी को वहां पर अपने सामने देखकर अब अनिका उसे अंदर आने के लिए कहती है और साथ के साथ उसे उस दरवाजे को भी बंद करने के लिए कहती है। इधर अनिका की ये बात सुनते ही एनी अब अनिका के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वैसे ही करती है। वो यहाँ पर अंदर आती है और दरवाजे को बंद कर देती है। इधर एनी के अंदर आने के बाद अब अनिका एनी से कहती है, चिराग कैसा है। अब यहाँ पर इस बात को सुनकर अब एनी कहती है, आकांक्षा ने अपडेट दी है, उनके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर मैडम। ये सुनते ही यहाँ पर अनिका कहती है कि और उस शख्स के बारे में कुछ पता चला, वो जो यहाँ पर नकली चिराग बनकर पिछले 5 महीने से मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी में रह रहा है, जो यहाँ पर काम कर रहा है। अरे उसे अभी तक नहीं पता, वो भी यही सोच रहा होगा कि हमें उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन वो नकली चिराग है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। अनिका की इस बात पर अब एनी कहती है, नो मैडम, अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, बट यस वो आपको अच्छी तरह से जानता है, ये मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। एनी की ये बात सुनने के बाद अब अनिका यहाँ पर अपने मन में ही सोचती है कि आखिर कौन हो सकता है वो जो मुझे अच्छी तरह से जानता है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद भी अब अनिका को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे चेहरे तो आते हैं, लेकिन अब उनमें से कौन हो सकता था वो ये पहचान नहीं पा रही थी। इधर कुछ देर तक सोचने के बाद अब यहाँ पर अनिका एनी से फिर से कहती है, वैसे एनी तुम यहाँ पर आई हो तो क्या तुम बता सकती हो कि तुम किस काम से यहाँ पर आई थी, या फिर तुम यूं ही यहाँ पर आई थी। अब अनिका की ये बात सुनते ही एनी अब अपनी पॉकेट में हाथ डालती है और अब अपनी पॉकेट से एक पेपर को निकालकर अब उस पेपर को अनिका को देते हुए कहती है, मैं यहाँ पर किसी काम से आई हूँ मैडम। वो क्या है ना कि इसमें मैंने राजेश्वर पीरामल की फ़ोटो स्केच की है, क्योंकि ये फ़ोटो वही है जब प्रोफेसर वांगापटू ने मुझे राजेश्वर पीरामल के बारे में जो उसकी फीचर्स बताई थी कि वो कैसे दिखता है, तो उसके साथ साथ मैंने उनकी स्केच बनाने की कोशिश की थी। और इसे बनाने के बाद जब मैंने उन्हें इसे दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वही है जैसा उन्होंने मुझे बताया था, इसलिए मैडम एक बार आप भी इसे देख लीजिए। अब एनी की ये बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि फाइनली अब उन्हें यहाँ पर राजेश्वर पीरामल के चेहरे का स्केच मिल गया था। और अब वो यहाँ पर इसको अपने हाथ में लेते हुए कहती है, वाओ एनी, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। इसका मतलब तो ये है कि अब प्रोफेसर वांगापटू पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, क्योंकि अगर उन्होंने राजेश्वर पीरामल का हुलिया तुम्हें बताया है तो इसका मतलब मैं ये समझ सकती हूँ कि अब उन्हें इस स्प्लिट पर्सनैलिटी की कोई भी बीमारी नहीं है। अनिका की इस बात पर अब एनी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो इधर एनी के इस रिएक्शन पर अब अनिका कहती है, चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि वो पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन एक बात और एनी, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया है? अब मेरा मतलब है कि उनकी वो हालत कैसे हुई थी, किसने किया था उनके साथ ये सब, क्योंकि जैसे जितना मैं प्रोफेसर वांगापटू को जानती हूँ वो पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो बस अभी कुछ समय थे, लेकिन कितने समय से ये एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं जानती। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए बहनी कहती है, मैडम आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने मुझे अनिका गुलेरिया समझ लिया था। और सच कहूँ तो उनके ठीक होने के बाद जब उन्होंने मुझे अनिका समझा तो उन्होंने मुझे अनिका सब समझकर मुझे सब कुछ बता दिया था कि आखिर उनके साथ क्या क्या हुआ था और किसने उनके साथ क्या किया था। बात कुछ ऐसी है मैडम कि आज से करीब 9 साल पहले आप उनके साथ रहती थी। एम आई राइट मैडम? आप उनकी स्टूडेंट बनकर उनके साथ रहती थी। एनी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं बेंगलोर में उनके साथ थी, क्योंकि जब मैं उनसे आयुर्वेद के बारे में सारी ही जानकारियाँ ले रही थी, आयुर्वेद के बारे में डीपली जानने की कोशिश कर रही थी। और सच कहूँ तो ऑलमोस्ट 1 साल तक थी, क्योंकि 1 साल तक मैंने लगातार उनसे आयुर्वेद की पढ़ाई की थी। अब अनिका की इस बात पर अब एनी अब उनसे कहती है, अब प्रोफेसर वांगापटू ठीक हुए थे तो उन्होंने मुझे अकेले में कुछ बात करने के लिए कहा था। और अब यहाँ पर ये कहते हुए ही एनी अब उस वक्त के ख्यालों में चली जाती है जब प्रोफेसर वांगापटू ने एनी को अनिका समझकर उसे सब कुछ सच बता दिया था।
इधर प्रोफेसर वांगापटू ज़्यादातर वो अपना वक्त साउथ इंडिया में ही बिताते थे। नीलगिरी की पहाड़ियों पर वो अपना छोटा सा एक कॉटेज बनाकर उसी में रहते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर साउथ इंडिया में ही रहना बहुत ही पसंद था। इधर अनिका को वहां से गए हुए ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ था, क्योंकि अनिका लगभग उनके साथ 1 साल तक रही थी, और उसके जाने के बाद प्रोफेसर वांगापटू यहाँ पर एक दिन अपने ही काम में लगे हुए थे। वो यहाँ पर उसके जाने के बाद अपने काम में लग जाते हैं आयुर्वेद की अलग अलग औषधि और दवाइयों को जानने में। कि एक दिन तभी किसी ने उनके दरवाजे को नॉक किया। इस दरवाजे की नॉक की आवाज़ को सुनकर एक पल के लिए तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर अब यहाँ पर उनसे मिलने के लिए कौन आ सकता है। लेकिन अब अपनी हैरानी को ख़त्म करते हुए वो जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं तो सामने यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खुद राजेश्वर पीरामल खड़े थे। राजेश्वर पीरामल जो कि उनके दोस्त थे। अपने दोस्त राजेश्वर को देखकर अब यहाँ पर प्रोफेसर वांगापटू कहते हैं, तुम यहाँ पर कैसे आए? एनीवे अंदर आओ, अंदर चलकर बात करते हैं। इधर प्रोफेसर वांगापटू की ये बात सुनते ही अब राजेश्वर पीरामल भी यहाँ पर अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अपने किसी खास मकसद से आए थे, और अगर इस मकसद को पूरा करने के लिए प्रोफेसर वांगापटू ऐसे ही मान जाते हैं तो उनके लिए ये सही था, नहीं तो उन्होंने उसे अपने तरीके से उसे मनवाना था। इसलिए वो यहाँ पर अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद अब वो यहाँ पर सीधे ही प्रोफेसर वांगापटू से कहते हैं, सुना है वांगापटू कि काफ़ी नाम कमा लिया है तुमने। हाँ, आयुर्वेद में तो तुम्हारा बोलबाला हो चुका है। वो क्या है ना कि मैंने वो एंटी डिप्रेसिंग पिल का फॉर्मूला तो मुझे बताना। वो क्या है ना कि मुझे उस एंटी डिप्रेसिंग पिल के फॉर्मूले की ज़रूरत है। वो दवाई मुझे चाहिए। अब राजेश्वर की इस बात पर प्रोफेसर वांगापटू कहते हैं, तुम तो मुझसे भी अच्छे साइंटिस्ट हो ना, तो तुम ये खुद भी तो कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा साइंटिस्ट तो नहीं हूँ। मैं तो बस एक आयुर्वेद का ज्ञाता हूँ। प्रोफेसर वांगापटू की इस बात पर अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, हाँ वो तो है कि मैं सच में तुमसे भी अच्छा साइंटिस्ट हूँ। और ये कहते हुए यहाँ पर राजेश्वर पीरामल के चेहरे पर एक एटीट्यूड साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन अब वो यहाँ पर कहते हैं, वैसे तुम्हें कोई आइडिया है क्या V16 पावर ड्रग के बारे में? क्योंकि यहाँ पर राजेश्वर पीरामल को पता चल गया था कि अनिका यहाँ पर उनके साथ यहाँ पर आयुर्वेद की पढ़ाई करने के लिए आई है, और अनिका V16 पावर ड्रग के बारे में जरूर कुछ जानती होगी। इसलिए राजेश्वर ने सोचा था कि शायद प्रोफेसर वांगापटू को भी इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। इसलिए वो सीधे ही यहाँ पर प्रोफेसर वांगापटू से V16 पावर ड्रग के बारे में पूछते हैं। लेकिन जैसे ही राजेश्वर पीरामल यहाँ पर V16 पावर ड्रग का जिक्र करते हैं, ये सुनते ही अब प्रोफेसर वांगापटू कहते हैं, मुझे इसके बारे में कैसे आइडिया होगा? देख राजेश्वर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये ड्रग तो स्वाति मल्होत्रा ने बनाया था। तो अगर मैं सच कहूँ तो बस स्वाति मल्होत्रा ही उस ड्रग के बारे में कुछ बता सकती है। प्रोफेसर वांगापटू की इस बात को सुनकर अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, लेकिन ये तो तुम भी जानते हो ना वांगापटू कि वो तो मर चुकी है। तो अब तुम ही बताओ कि स्वाति मल्होत्रा अब इसके बारे में मुझे कैसे बता सकती है? लेकिन मुझे उस V16 पावर ड्रग के बारे में जानना ही है। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनते हुए अब यहाँ पर वांगापटू कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि वो इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन राजेश्वर अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, लेकिन हाँ, एक रास्ता है। मैंने सुना है कि स्वाति मल्होत्रा की वो बेटी तुम्हारे साथ ही थी ना, वो तुम्हारे साथ अपनी कुछ पढ़ाई कर रही थी। मैंने ये सब सुना है, और देखो अब इस चीज़ के लिए तुम मना मत करना। राजेश्वर की ये बात सुनते ही यहाँ पर प्रोफेसर वांगापटू कहते हैं, हाँ, अनिका गुलेरिया की बात कर रहे हो ना तुम? ये सुनते ही अब राजेश्वर पीरामल भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तो अब उसे इस तरह से देखकर अब प्रोफेसर वांगापटू कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। सच कहूँ तो वो उसके लिए मुझे खुद डॉक्टर अमृता ने उसके लिए मुझे रिकमेंडेड किया था कि वो एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, और मुझे अपने आयुर्वेद का ज्ञान उसके साथ साझा करना
होना चाहिए, मुझे मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। और सच कहूँ तो मैं उनकी बात को टाल भी नहीं सकता, क्योंकि जब जब डॉक्टर अमृता मुझे कहे तो मैं उनके हर एक आदेश का पालन करता हूँ। वैसे अनिका गुलेरिया की मैं जितनी भी तारीफ करूँ वो उतनी ही कम होगी, क्योंकि वो टैलेंटेड तो है ही, लेकिन टैलेंटेड के साथ साथ वो काफ़ी हार्ड वर्किंग भी है। उसके हार्डवर्क का लेवल एक अबो लेवल ही है। इधर प्रोफेसर वांगापटू की ये बात सुनकर अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, देख देख मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो स्वाति मल्होत्रा की बेटी है, और स्वाति मल्होत्रा की बेटी मेरे बहुत ही काम की है, और अगर मुझे उसे काम निकलवाना है तो मैं ये कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊँगा कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी तो जीनी ही होगी, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें अपना गुरु मानती है, और अगर वो तुम्हें अपना गुरु मानती है तो अब तुम्हारी जगह मुझे ये ज़िंदगी जीनी होगी, ताकि मैं उससे अपना काम निकलवा सकूं। जैसे यहाँ पर राजेश्वर पीरामल ने ये बात कही, ये सुनते ही अब प्रोफेसर वांगापटू बस अब उन्हें हैरानी से देखते हैं। वो यहाँ पर सीधे सीधे उसका मतलब समझ जाते हैं कि जरूर राजेश्वर पीरामल के दिमाग में कुछ तो ऐसा भयानक चल रहा है जो वो यहाँ पर उसे कहना चाहते हैं, और इसी की वजह से वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन वो अब अपनी हैरानी से देखते हुए उसे कहते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, कि ऐसे कैसे पॉसिबल है? तुम मेरी ज़िंदगी कैसे जी सकते हो? इधर उसकी इस बात को सुनकर अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल जाएगा कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे तुम भी कोई बेवकूफ़ थोड़ी ही ना हो, तुम भी अपने आप में काफ़ी समझदार हो, तुम्हें कुछ हद तक तो मेरी बातें समझ में आ ही गई होगी। और ये कहते हुए ही अब राजेश्वर पीरामल अब अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालते हैं, और वो उस इंजेक्शन को प्रोफेसर वांगापटू के ऊपर इंजेक्ट करने ही वाले थे। वो उसकी तरफ बड़े ही थे कि तभी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ प्रोफेसर वांगापटू अब राजेश्वर पीरामल को एक जोरदार धक्का देते हैं, और उसे धक्का देते हुए ही कहते हैं, मुझे नहीं पता है कि तुम्हें अनिका गुलेरिया से क्या काम है, तुम आखिर उससे क्या काम निकलवाना चाहते हो, वो भी मेरे चेहरे के पीछे। लेकिन हाँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था, लेकिन तुम ऐसे मंसूबों के साथ मेरे पास आओगे, ये मुझे नहीं पता था। और ये कहते हुए ही प्रोफेसर वांगापटू अब वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया था कि राजेश्वर यहाँ पर उसके भले के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया है, क्योंकि जो राजेश्वर कह रहा है इसके पीछे उसका कोई बहुत बड़ा मकसद हो सकता है जो उसे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर वांगापटू वहाँ से भाग जाते कि तभी उनके सामने एक नकाबपोश औरत, जिसकी आंखें हरी थी, क्योंकि जैसे ही प्रोफेसर वांगापटू उसे धक्का देकर दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो वो औरत वहीं दरवाजे पर ही खड़ी थी। जैसे उन्होंने उस औरत से जैसे उसकी टक्कर हुई और वो इधर उस औरत की आंखों में देखता है तो वो यहाँ पर इसने हरी आंख वाली औरत से हिप्नोटाइज हो जाता है, क्योंकि ये औरत कोई और नहीं बल्कि नेत्रा थी। जब वो नेत्रा की आंखों में देखते हैं तो वो उसकी आंखों में देखते ही रहते हैं, और अब वो उस औरत के पीछे पीछे अपने आप ही जाने लगते हैं। अब वो यहाँ पर अपनी सारी सूझबूझ कहीं गवा देते हैं। यहाँ एनी ने जब अपनी बात को पूरी किया तो अब यहाँ अनिका अब अपनी सोच में ही थी, और अब वो याद करती है। इसका मतलब ये है कि जब वो दिल्ली आई थी और वो मल्होत्रा हाउस में रहती थी, तभी वो उनके पास प्रोफेसर वांगापटू का फ़ोन भी आया था। वो करण गुलेरिया के रिलेटेड कुछ कह रहे थे। अनिका भी यहाँ पर धीरे धीरे उन सभी बातों को रिकॉल करते हुए सारी ही बातों को अब कनेक्ट करने लगती है कि तभी उसे अब अपने हाथ में रोल किया हुआ वो पेपर याद आता है, जो यहाँ पर आते ही एनी ने उसे वो राजेश्वर पीरामल का स्केच बनाकर उसे दिया था। जैसे उसे उस रोल का ध्यान आता है तो वो जल्दी से उस पेपर को अनफोल्ड करती है। जैसे ही अनिका ने इस पेपर को अनफोल्ड किया तो जो चेहरा भी उसके सामने था उसे देखकर अब अनिका कहती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं ना कहीं तो देखा है, लेकिन मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इन्हें कहाँ देखा है। लेकिन हाँ, अपनी लाइफ में मैंने इन्हें देखा जरूर है। यानी का भी ये सब सोचकर अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। वो भी अपनी इसी सोच में थी कि तभी अब अचानक उसे फिर से याद आता है, और अब वो कहती है, एक मिनट एनी, तुम यहाँ पर आई हो तो प्रोफेसर वांगापटू कहाँ है?
क्या क्या वो दिल्ली में ही है मल्होत्रा क्या वो दिल्ली में ही है मारवा हाउस में? अनिका की इस बात का जवाब देते हुए बेनी कहती है, मैडम वो तो वहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें ही यहाँ पर लेकर आई हूँ। क्योंकि जब उन्होंने मुझे सब कुछ सच बता दिया था तो उनकी ये कंडीशन थी कि मैं उन्हें यहाँ पर बने हुए शिव मंदिर में लाकर छोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ जो शिव मंदिर है वो उसमें जा चुके हैं। ये सुनते ही अनिका कहती है, लेकिन वहाँ पर क्यों गए हैं वो? देखो एनी, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर दुश्मनों की नज़र उनके ऊपर फिर से पड़ गई ना तो उनकी जान को इस बार खतरा भी हो सकता है, क्योंकि अब दुश्मन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उन्हें ये ठीक हो जाए या उनका प्लान किसी भी तरह से इनकी वजह से खराब हो जाए। इसलिए वो यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इधर यहाँ पर अनिका की ये बात सुनते ही बेनी कहती है, हाउ दिस पॉसिबल? मैडम, उन्होंने तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने मुझे कहा था कि वहाँ पर कभी ना ख़त्म होने वाली सीढ़ियाँ हैं जिनकी कोई मंजिल ही नहीं है, क्योंकि सामने से देखने पर वो सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। एनी की ये बात सुनते ही अब अनिका हैरानी से बस एनी की बात को ही सुनती है, क्योंकि कुछ समय पहले जब अनिका रोहित का पीछा करते हुए वहाँ उस शिव मंदिर के पास गई थी तो अनिका ने भी ये सीढ़ियाँ ऊपर से देखी थी। इसलिए तभी अचानक से उसे याद आता है कि जब से मिस्टर मारवा यहाँ पर आए हैं वो तब से बस इसी मंदिर में जाकर बस उन सीढ़ियों को ही देखते हैं। आखिर क्या है इन सीढ़ियों में? इधर अनिका भी यहाँ पर है। धीरे धीरे अब उन सीढ़ियों को मिस्ट्री को ही सोल्व करने में लगती है, क्योंकि बस अब उसे जल्द से जल्द इस रात से पर्दा हटाना था कि आखिर इन सीढ़ियों में वहाँ पर क्या है और ये क्यों कभी भी ख़त्म नहीं होती। एक तरफ जहाँ यहाँ पर अनिका भी इन सीढ़ियों के बारे में ही सोच रही थी तो वहीं अब तक रिया भी, जो कि अपने कमरे में थी, वो भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। और जैसे ही रिया बाहर आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर उसकी मम्मा के चेहरे जैसी दो औरतें थी, क्योंकि एनी भी यहाँ पर अनिका का मास्क लगा कर ही आई थी। इसलिए अब इन दोनों को ही देखकर अब यहाँ पर रिया कहती है, वाओ मेरी दो मम्मा। अब क्योंकि रिया एनी के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वो यहाँ पर माहौल को थोड़ा सा हल्का करते हुए ये मजाक में कहती है। एक तरफ जहाँ पर एनी ने अनिका को सब कुछ बता दिया था तो इधर दूसरी तरफ शिव मंदिर में क्योंकि एनी ने यहाँ पर प्रोफेसर वांगापटू को शिव मंदिर के यहाँ पर छोड़ दिया था, तो वहाँ पर उस मंदिर में जाने के बाद अब प्रोफेसर वांगापटू महादेव का सबसे पहले आशीर्वाद लेते हैं। उस मंदिर में जाने के बाद वो पहले महादेव की प्रार्थना करते हैं और वो खुद अब वो यहाँ पर महादेव की पूजा प्रार्थना करने के बाद अब वो यहाँ पर उसी कुंड के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, इस कुंड का राज किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर इस कुंड का राज किसी को भी पता चल गया तो ये बिल्कुल भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी को ये पता चल गया तो फिर तो पता नहीं क्या परलय आएगी। और ये कहते हुए ही प्रोफेसर वांगापटू अब उस कुंड में जंप करने ही वाले थे कि तभी अब उन्हें एहसास होता है कि किसी ने अचानक से उनके हाथ को पकड़ लिया, क्योंकि वो अपनी तरफ से जंप तो कर चुके थे लेकिन अभी वो इस कुंड में गए ही नहीं थे। किसी ने उन्हें पकड़ कर खींच लिया। इसलिए जब वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है जिसने उसे पकड़ा है, तो वो हैरानी से जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो चेहरा अभी उसके सामने था उसे देखकर अब यहाँ पर प्रोफेसर वांगापटू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अब अचानक से उनके मुंह से निकल जाता है, तुम यहाँ पर? मेरा मतलब है तुम यहाँ पर कैसे? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? प्रोफेसर वांगापटू की इस बात पर अब उसे सामने से आवाज़ आती है, पहले आप मुझे इस कुंड के राज को बताइए प्रोफेसर वांगापटू, उसके बाद मैं आपको इस कुंड में जंप करने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। लेकिन हाँ, खबरदार, इस बार भागने की सोचना भी मत।